$1 ट्रिलियन कमाया लेकिन फिर भी बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन यही सच्चाई है। चाइना वो कंट्री जिसने पूरी दुनिया को चीप फोन, चीप गैजेट्स दिए, वो कंट्री जिसकी फैक्ट्री ने पूरी दुनिया को सप्लाई किया, आज खुद की इकोनॉमी में फंस के रह गई है। चाइना के लोगों का हाल बहुत बुरा है। सोचो जरा, तुम्हारे पास घर है लेकिन उसकी वैल्यू हर दिन हर महीने काफी कम होती जा रही है। तुमने डिग्री ली लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रही। तुम्हारे पेरेंट्स ने सेविंग की लेकिन उसकी वैल्यू भी कम होती जा रही है। 17 करोड़ यंग लोगों के पास जॉब नहीं है। घोस्ट सिटी बन चुकी है, जहाँ घर है वहाँ लोग नहीं। और सबसे डरने वाली बात, गवर्नमेंट के पास कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है। Now to China, which is showing more signs of trouble for the economy. Last month, Beijing had a truce with Donald Trump. This was after months of a heated trade war. आज हम बात करेंगे कैसे एक इकोनॉमी सुपर पावर अपने ही सक्सेस के बोझ के तले दब गया है। ये स्टोरी आप सभी लोगों को समझनी चाहिए क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का भी फ्यूचर इससे कनेक्टेड है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक आप सभी लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सेक्टर की जो चाइना के जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करता है, रियल इस्टेट। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक एसेट्स है, तुम्हारी टोटल वेल्थ का मेजोरिटी पार्ट है और सडनली उसकी वैल्यू क्रैश होने लगे। टेरिफाइंग राइट? यही हो रहा है चाइना में। 4 साल से प्रॉपर्टी प्राइस गिर रहे हैं, कंटिन्यूसली डिक्लाइन। और 2025 में सिचुएशन और भी खराब हो गई है। गवर्नमेंट को डायरेक्टली इंटरवेंस करना पड़ा। एक एग्जांपल देखते हैं चाइना के वैंकेज, जो कंट्री के लास्ट सर्वाइविंग मेजर डेवलपर में से एक था। गवर्नमेंट ने उनका ऑपरेशन कंट्रोल कर लिया है क्योंकि कंपनी ने $6.2 बिलियन का रिकॉर्ड लॉस रिपोर्ट किया है। $6.2 बिलियन, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, इसलिए गवर्नमेंट को खुद इंटरवेंस करना पड़ा। और एवरग्रांड, वो तो पहले से ही डिफॉल्ट में जा चुका है। और बाकी के प्रॉपर्टी जायंट्स भी सीवियर लिक्विडिटी शॉर्टेज और माउंटिंग डेट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। अब नंबर्स देखो, 2025 के पहले 11 महीने में ही रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट 15.9% से गिर गई। 2024 में ये गिरावट 10.3% थी, मतलब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। 70 बड़े चाइनीज सिटीज में नवंबर 2025 में न्यू होम के प्राइस 1.1% से गिरे साल ऑन साल। रीसेल प्राइसेस का हाल और भी बुरा है, 5.8% की गिरावट। सिंपल बात, प्रॉपर्टी मार्केट लगातार नीचे जा रही है और रिकवरी का कोई सिग्नल दिख नहीं रहा। अब सोचो, अनसोल्ड डिपार्टमेंट, डिस्काउंटेड यूनिट, हाफ फिनिश डेवलपमेंट, ये सब लोग देख रहे हैं। जो पहले हाउसिंग उनके लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी था, आज वो फाइनेंशियल रिस्क का रिमाइंडर बन गया है। ये प्रॉपर्टी क्रैश से हुआ है, कैस्केडिंग इफेक्ट। चाइनीज हाउस होल्ड की मेजोरिटी वेल्थ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड थी। जब प्राइसेस क्रैश हुए तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी क्रैश हो गई। लोग डर गए, परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई और लोग ने कॉन्शियस सेविंग बिहेवियर अडेप्ट कर लिया, मतलब स्पेंडिंग बंद और सेविंग शुरू। और उसका रिजल्ट देखने को मिला। फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट अक्टूबर 2025 में अकेले 12.2% से गिर गई। ये 5th कंसेक्यूटिव मंथली डिक्लाइन था। प्रॉपर्टी सेक्टर की ये कोलैप्स ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक फाउंडेशन क्रैक था जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमी खड़ी थी। अब बात करते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम की, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है प्राइस कंटिन्यूसली गिरना। साउंड गुड फॉर कंज्यूमर्स, राइट? रॉन्ग। ये एक्चुअली में इकोनॉमी के लिए बहुत डेंजरस साइन है। चाइना 1990 के बाद अपनी सबसे लंबी प्राइस स्लोडाउन फेस कर रहा है। चाइनीज फैक्ट्री जो माल बेचती है उनके प्राइसेस 3 साल से लगातार गिर रहे हैं। CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या बता रहा है, चलो देखते हैं। फरवरी 2025 CPI गिर के -0.7% ईयर ऑन ईयर हो गया। प्राइस ओवरऑल नीचे ही जा रहे हैं। मई 2025 थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, -0.1% से। नवंबर 2025 थोड़ा सा उठा और ये 21 महीने के पीक पे था, लेकिन ये सिर्फ खाने के दाम बढ़ने की वजह से हुआ। प्रोड्यूसर प्राइसेस और भी गिर गई, 2.2% ईयर ऑन ईयर, और जो एक्सपेक्टेशन थी वो 2% की थी। अब डिफ्लेशन का विशियस साइकिल समझते हैं। जब प्राइसेस गिरती है तो बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करती, प्रोडक्शन एक्सपेंड नहीं करती क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन काफी रिड्यूस हो जाता है। कंज्यूमर परचेजेस डिले करते हैं। सोचो, अगर आज फोन 50,000 का है जो अगले महीने 45,000 का हो जाएगा तो तुम वेट करोगे ना। कंपनीज कॉस्ट कट करना शुरू कर देती है, जिसके बाद ले ऑफ, सैलरी कट, ये सब शुरू हो जाता है। और इन सब के बाद लोग कम स्पेंड करते हैं और डिमांड और गिरने लगती है और फिर ये साइकिल रिपीट होता रहता है और इकोनॉमिक धीरे धीरे और स्लो चली जाती है। और अब देखो ऑटोमोटिव सेक्टर में क्या हो रहा है, एग्रेसिव प्राइस वॉर। कंपनीज एक दूसरे को अंडरकट कर रहे हैं, लागत से भी नीचे जाके सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस काफी हर्ट हो रहा है। चाइना में इसको कहते हैं इन्वोल्यूशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, जिसमें सब लूज करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल, ई कॉमर्स, हर सेक्टर में यही चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट इंटरवेंशन काम नहीं कर रही। मल्टीपल राउंड्स ऑफ फिस्कल्स और मॉनेटरी स्टिमुलस के बाद भी डोमेस्टिक डिमांड काफी वीक है। रिटेल सेल्स नवंबर 2025 में सिर्फ 1.3% ईयर ऑन ईयर बढ़ी, फोरकास्ट थी 2.8% की। ये कोविड पैंडेमिक के बाद सबसे वीकेस्ट एक्सपेंशन है और ये ट्रेंड कोई नया नहीं है। 6 कंसेक्यूटिव मंथ से रिटेल सेल्स की ग्रोथ स्लो हो रही है और ये 2020 के बाद लॉन्गेस्ट डिक्लाइन है। अब आते हैं शायद सबसे हार्ट ब्रेकिंग प्रॉब्लम पर, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। इमेजिन करो तुमने मेहनत से पढ़ाई की, कॉलेज ग्रेजुएट हुए और फिर जॉब नहीं मिलती।
ये मेरी बात हो रही है क्या? नंबर्स और भी ज्यादा शॉकिंग है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जिनका एज ग्रुप 16 से 24 है, अक्टूबर 2025 में उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.3 था। पैंडेमिक से पहले 2018-19 में इनका एवरेज अराउंड 11% था। अब यंग लोगों के लिए जॉब मिलना काफी मुश्किल हो गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट ने 2023 में मेजरमेंट मेथोलॉजी ही बदल दी। क्यों? ताकि नंबर्स अच्छे दिखे, लेकिन ये कॉस्मेटिक चेंज थी। इसकी वजह से रियलिटी चेंज नहीं हुई। रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट हर साल लेबर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। रिसेंट ईयर्स में 11.8 मिलियन ग्रेजुएट्स एनुअली आ रहे हैं, लेकिन जॉब्स तो लिमिटेड है। और जॉब इनसफिशिएंट होने की वजह से हाईली एजुकेटेड पीपल्स वेटर्स, क्लीनर्स और मूवी एक्स्ट्रास में काम कर रहे हैं। उनकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही उनकी पोजीशन से। ये सिर्फ अभी की प्रॉब्लम नहीं है, इसका लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस बहुत सीरियस है। एक पूरी जनरेशन अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड है। उनकी परचेजिंग पावर लिमिटेड है। फ्यूचर में भी ये लोग स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे। होम परचेज तो भूल ही जाओ, मेजर कंजप्शन डिसीजन भी नहीं हो पाएगा। और कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से कंपनीज कॉस्ट कटिंग कर रही है, जिसकी वजह से लोगों की जो वेजेस है वो काफी धीरे धीरे बढ़ रही है इन्फ्लेशन के कंपेयर। और काफी सारे ले ऑफ हो रहे हैं और ये बीमारी फैल रही है। जब इकोनॉमी को पुश की जरूरत होती है तब जॉब मार्केट स्लो हो रही है। लेस हायरिंग, रिड्यूस लेबर मोबिलिटी, मतलब जो चाहिए था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस चाइना के डोमेस्टिक कंजप्शन रिकवरी के लिए परमानेंट रोड ब्लॉक बन सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो चाइना के फ्यूचर को फंडामेंटली चेंज कर देगी। डेमोग्राफिक्स। चाइना फेस कर रहा है वर्ल्ड्स मोस्ट सीवियर डेमोग्राफिक चैलेंज में से एक। 2023 में पॉपुलेशन 2.08 मिलियन से डिक्रीज हो गई। ये 1960 के बाद पहली गिरावट है। जब वन चाइल्ड पॉलिसी इन्फॉर्मेंस पीरियड खत्म हुआ उसके बाद ये पहली गिरावट है। करंट ट्रेंड सजेस्ट करते हैं कि 2050 तक चाइनीज पॉपुलेशन 60 प्लस एज ग्रुप 33% टू 39% हो जाएगी। और 2010 में ये सिर्फ 12% था। चाइना पोटेंशियली वर्ल्ड ओल्डेस्ट पॉपुलेशन बन जाएगा। वन चाइल्ड पॉलिसी के लॉन्ग लास्टिंग कंसिक्वेंसेस दिख रहे हैं। डिक्रीजिंग फर्टिलिटी, जेंडर इम्बैलेंस, श्रिंकिंग वर्कफोर्स। और अब गवर्नमेंट ने भी रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी। मैन में जो रिटायरमेंट एज 60 साल थी, अब उसको बढ़ाकर 63 साल कर दिया गया। व्हाइट कॉलर वुमेन की भी एज बढ़ा दी गई, 55 से 58 साल कर दिया गया। और ब्लू कॉलर वुमेन की 50 से 55 साल कर दिया गया। लेकिन ये सब चेंजेस भी सफिशिएंट नहीं है। ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो मिड सेंचुरी तक 52% हो जाएगा। मतलब हर 2 काम करने वाले लोगों में से एक आदमी 65 प्लस एज का होगा। सोचो इसका इफेक्ट। कम लोग काम करेंगे, ज्यादा लोग पेंशन लेंगे, टैक्स रिवेन्यू रिड्यूस हो जाएगा, पेंशन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सीधी बात, इकोनॉमी पर और हेवी प्रेशर पड़ने वाला है। प्रोडक्टिविटी भी पहले से डिक्लाइन कर रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले हर साल इसका 2.8% से ग्रोथ था। और फिर 2009 से 2018 तक सिर्फ 0.7% का ग्रोथ था। अब प्रॉब्लम और बड़ी है क्योंकि वर्किंग एज का पॉपुलेशन काफी कम हो रहा है। इससे प्रोडक्टिविटी का स्लो डाउन और फास्ट हो जाएगा। ये कोई टेम्पररी इशू नहीं है, यह है स्ट्रक्चर डिक्लाइन जो पॉलिसी बदलने से जल्दी रिवर्स नहीं हो सकता। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैडिक्शन देखो। चाइना की डोमेस्टिक इकोनॉमिक वीक है, लेकिन 2025 में रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस अचीव किया है। सुनने में इंप्रेसिव लगा ना? पर रुको, ये अचीवमेंट एक्चुअली एक डेंजरस इम्बैलेंस को छुपा रहा है। चाइना अब एक्सपोर्ट्स पर ज्यादा डिपेंड हो गया है। उसका एनुअल ग्रोथ टारगेट लगभग 5% था और ये अचीव करने के लिए वो एक्सटर्नल डिमांड पे काफी डिपेंडेंट है। डोमेस्टिक डिमांड के कोलैप्स को ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट कंपेंसेट कर रहा है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएस के टैरिफ पॉलिसी ने ट्रेड का सीन ही बदल दिया है। नवंबर 2025 तक इफेक्टिव टैरिफ रेट चाइनीज गुड्स पर 29.3% था। मई से जून 2025 तक 90 दिन का पॉज मिला, जिससे टैरिफ रेट कुछ टाइम के लिए कम हुए। और प्रॉब्लम सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं है। मैक्सिको ने चाइनीज प्रोडक्ट पर 50% तक टैरिफ लगा दिए। यूरोप यूनियन भी फ्यूचर में टैरिफ एक्शन का सिग्नल दे रहा है। 2025 में डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड चाइना के एक्सपोर्ट को थोड़ा संभाल लिया, लेकिन ये सपोर्ट थोड़ा रिस्की है। जानते हैं क्यों? इसके 2 मेन रीजन हैं। पहला, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो हो रही है। दूसरा, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि चाइना का इकोनॉमिक मॉडल अनसस्टेनेबल बन गया है। एक तरफ बूमिंग एक्सपोर्ट्स और दूसरी तरफ कोलैप्सिंग डोमेस्टिक कंजप्शंस। ये दोनों चीजें हमेशा साथ नहीं चल सकती। आने वाले सालों में एक्सपोर्ट धीमी पड़ सकती है, चाहे टैरिफ स्टेबल हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक्चुअली बहुत कुछ। 2025 फिस्कल बजट डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी से ऊपर एक्सपेंड कर दिया। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स और लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू किए। सेंट्रल बैंक ने भी स्टेप लिया कि इंटरेस्ट रेट रिकॉर्ड लो तक रिड्यूस किया। रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो कट किए। कुछ टारगेटेड सपोर्ट दिया। हाउस होल्ड आइटम के लिए ट्रेड इन स्कीम, जॉब्स के लिए सब्सिडीज और कुछ सेक्टर को डायरेक्ट हेल्प की। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी इम्पैक्ट काफी कम रहा। सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्रेसिडेंट जिंग जिनपिंग खुद सीरियस वार्निंग देने आए। सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, या ये बोलूं कि उन्होंने वार्निंग दी कि बिना सोचे समझे प्रोजेक्ट्स और ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन में पैसा वेस्ट किया जा रहा है, जिससे ग्रोथ गलत डायरेक्शन में जा रही है। और उन्होंने पहली बार जीडीपी चेजिंग इन्फ्लेटेड लोकल डाटा को क्रिटिसाइज किया। यह एक बहुत बड़ा सिग्नल है। मतलब गवर्नमेंट मान रही है कि पुराने स्टिमुलस मेथड ने काफी पैसा वेस्ट किया, इनसफिशिएंट और गलत इन्वेस्टमेंट क्रिएट की, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं। वर्ल्ड बैंक ने भी वार्निंग दी, कंपनीज के प्रॉफिट काफी वीक है और रियल एस्टेट सेक्टर अभी काफी स्ट्रगल कर रहा है। सिर्फ स्टिमुलस देने से स्ट्रॉन्ग रिकवरी काफी मुश्किल है। सीधी बात, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम
ज्यादा गहरी है। गोल्डमैन सैक्स का प्रोजेक्शन कहता है 2025 में चाइना का रियल जीडीपी ग्रोथ धीमी होकर 4.5% तक आ सकता है। ये एस्टिमेट तब है जब यूएस टैरिफ 20% और बढ़ जाते हैं, लेकिन इन टैरिफ्स की वजह से चाइना के जीडीपी ग्रोथ 0.7% पॉइंट्स कम हो सकता है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट एक बात से एग्री करते हैं, इकोनॉमी अब शॉर्ट टर्म स्टिमुलस की लिमिट तक पहुंच चुका है, पुरानी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना। अब बात करते हैं कोर प्रॉब्लम की, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। चाइना की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मकसद था कुछ सेक्टर को उठाने और टेक्नोलॉजी खुद से बनाने का, पर रिजल्ट कुछ उल्टा ही आया। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इसका परफेक्ट एग्जांपल है। गवर्नमेंट सब्सिडीज ने फेलिंग कंपनीज को सपोर्ट किया, कंज्यूमर को एनकरेज किया गुड्स परचेज करने के लिए, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही नहीं। रिजल्ट मास ईवी ग्रेवयार्ड। लोग ईवी व्हीकल छोड़ रहे थे क्योंकि बेचने से ज्यादा फायदा छोड़ देने में था। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि सब्सिडीज ने परचेजेस को एनकरेज किया, लेकिन वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। ब्रॉडर इशू ये है कि चाइना ट्रैप्ड है एक सप्लाई एक्सपेंशन ग्रोथ मॉडल में। बिल्ड इन्वेस्ट प्रोड्यूस फर्स्ट, सप्लाई को एक्सपेंड करो, जॉब क्रिएट करो, होप करो कि डिमांड इसको फॉलो करेगी। ये मॉडल क्रिएट कर रहा है ओवर कैपेसिटी मल्टीपल इंडस्ट्रीज में, डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज गलत जगह लग रहे हैं, इनएफिशिएंट और मिस लोकेशन। गवर्नमेंट अभी भी डिमांड की कमी को सप्लाई साइड पॉलिसी से फिक्स करने की कोशिश कर रही है, मतलब वही पुराना तरीका रिपीट हो रहा है। चाइना 10 साल से ज्यादा टाइम से कंजप्शन लेड इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है, पर ये ट्रांजिशन अभी तक स्ट्रगल कर रही है। चाइना का प्लान आने वाले 5 साल के लिए यानी कि 2026 से 2030 तक हाउस होल्ड और स्पेंडिंग पे ज्यादा फोकस करने का है। सोच ये है कि इकोनॉमी को एक्सपोर्ट से हटाकर बैलेंस डिमांड की तरफ ले जाया जाए, लेकिन एम्बिशंस को रियल इकोनॉमिक डायनामिज्म में ट्रांसफॉर्म करने में सालों लग सकते हैं, क्योंकि इसके लिए डीपर रिफॉर्म चाहिए, जैसे कि इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, सोशल वेलफेयर को एक्सपेंड करना होगा, हाउस होल्ड की सेविंग को रिड्यूस करना होगा, मोर ओवर सर्विस सेक्टर को बिल्ड करना होगा। और ये सब बिल्कुल ईजी नहीं है, लेकिन इस सेक्टर में इंडिया काफी आगे है चाइना से। तो शॉर्ट में समझे तो चाइना की इकोनॉमिक प्रॉब्लम टेम्पररी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ अप्स एंड डाउन का साइकिल नहीं है, ये सालों की गलत ग्रोथ स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है, जैसे कि एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा डिपेंड करना, जिसकी वजह से कंपाउंड क्राइसिस ट्रिगर हो गया। और जो कंपाउंड क्राइसिस है वो ये है, प्रॉपर्टी सेक्टर कोलैप्स हो गई, प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं, डिफ्लेशंस, तीसरा जॉब और वेजेस पे प्रेशर, चौथा एजिंग प्रॉब्लम, पांचवा एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी। ये सारे इशू सिंपल पॉलिसी से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे। गवर्नमेंट के स्टिमुलस स्टेप ने इकोनॉमी को पूरी तरह से गिरने से बचा लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन अब चाइना एक हार्ड रियलिटी फेस कर रहा है। वर्ल्ड बैंक भी चीख चीख के यही कह रहा है कि चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। उनका सजेशन सिंपल है, शॉर्ट टर्म स्टिमुलस को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के साथ जोड़ो और सोशल प्रोटेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, और चाइना के बिजनेस एनवायरनमेंट को और ज्यादा इंप्रूव करना होगा, और रियल एस्टेट सेक्टर को ऑर्डरली तरीके से एडजस्ट करो, और लास्ट लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस को और ज्यादा स्टेबल बनाओ। पर सच ये है कि इस ट्रांजिशन में सालों लग सकते हैं और डिफिकल्ट पॉलिसी डिसीजन लेने पड़ेंगे, और अभी कुछ सालों तक ग्रोथ स्लो रहेगी क्योंकि स्ट्रक्चर प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी जर्नी में काफी अच्छी प्रोग्रेस अचीव की है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा वो टोटली डिपेंड करेगा कितनी क्विकली और इफेक्टिवली अपने इकोनॉमिक मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर पाता है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और ये भी बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या चाइना अपने इकोनॉमिक चैलेंज को ओवरकम कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देख रहे हो खर्चे बढ़ गए हैं लेकिन इनकम कुछ नहीं है।